मित्रों नमस्कार। आज मैं आज़ादी के बाद भारत में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के विकास पर बात करूंगा। और इसे विकास कहें या कहें कि आज़ादी के बाद आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का पुनरुद्धार होता है। तो पुनरुद्धार जो है वो इस मायने में है कि जहाँ आज़ादी के पहले इसे सरकारी संरक्षण प्राप्त नहीं था, किंतु 1920 के बाद खास तौर पर असहयोग आंदोलन के बाद भारतीय चिकित्सा पद्धति, जिसमें अन्य पद्धतियाँ भी सम्मिलित थी, आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा और दूसरी नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, ये सभी को उसमें सम्मिलित थी। तो इनके उत्थान के लिए फ्रीडम मूवमेंट के समय ही प्लान्स बने। और सबसे पहला जो आज़ादी के बिल्कुल जब मुहाने पर हम थे, किनारे पर थे, तो उस समय रामनाथ चोपड़ा रिपोर्ट आई। रामनाथ चोपड़ा को जो काम सौंपा गया था वो ये था कि जो भारतीय चिकित्सा पद्धतियां हैं उन पद्धतियों में उपलब्ध मेडिसिन्स का और उनमें उपलब्ध इलाज का उस सारे का एक सर्वे हो, और सर्वे केवल वो सोशल सर्वे ना हो बल्कि वो एक साइंटिफिक सर्वे हो, जिसके बेसिस पर इट कैन बी एस्टेब्लिश्ड दैट द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज स्टिल रेलेवेंट। तो जो चोपड़ा कमेटी है, उस चोपड़ा कमेटी में अनेक वैज्ञानिक थे, डॉक्टर्स थे, और उन्होंने यह पाया कि भारतीय चिकित्सा पद्धति में वो कंटेंट है which can be used for the benefit of large masses, अधिकांश जनता के कल्याण के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये सोचकर ये करके ये चोपड़ा कमेटी बनी, और चोपड़ा कमेटी की रिपोर्ट 1947 में आई और 48 में इसे भारत सरकार ने अंगीकार कर लिया। अब आयुर्वेद जो है, इसको लेकर के एक तो हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, दूसरा क्या है कि आयुर्वेद भारतीय संदर्भों में ये केवल एक चिकित्सा पद्धति नहीं, एक जीवन पद्धति है। और इस जीवन पद्धति में जो हमारा आचार विचार है वह भी सम्मिलित है। दूसरा, इसे अगर ये कहा जाए कि आयुर्वेद अपने आप में दर्शन है, और इसका जो जीवन के साथ संबंध है केवल चिकित्सा तक सीमित नहीं है, जीवन को किस तरह से अधिक सुखी और समृद्ध बनाया जा सके, ये आयुर्वेद का उद्देश्य रहा है। तो इस दिशा में तो 1947 में आज़ादी मिली, तो 1948 में चोपड़ा समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया और वे तरीके खोजे जाने लगे ताकि जो पहले से प्रचलित आयुर्वेद और दूसरी पद्धतियां हैं उनको उनमें गुणात्मक विकास कैसे किया जा सके, उनको अधिक साइंटिफिक कैसे बनाया जा सके। और अभी भी उसमें बहुत गुंजाइश है। जहाँ तक एलोपैथी का सवाल है, चाहे वो हिंदुस्तान की एलोपैथी हो चाहे वर्ल्ड ओवर कहीं की भी हो, वे आयुर्वेद को अभी भी एक सूडो साइंस का ही दर्जा देते हैं। अभी उसे वो छद्म विज्ञानी कहते हैं। वो कहते हैं जो अपने डाटा को साइंटिफिकली, क्लिनिकली और अदरवाइज जो प्रूव न कर सके, वो सूडो साइंस है। तो यूँ करके इसे आज भी छद्म विज्ञान के रूप में वो मानते हैं। और अभी हिंदुस्तान में तो इसको लेकर के कंट्रोवर्सी बिटवीन सपोर्टर्स ऑफ आयुर्वेद एंड एलोपैथी हमने देखी, और कोई एक अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि वो अलग पद्धति है एलोपैथी और आयुर्वेद अलग है, और इसका विकास किया जा सकता है। तो 1949 में कुछ रेगुलेशंस आयुर्वेद संबंधी बने, ताकि आयुर्वेद के क्षेत्र में जो शिक्षा के प्रयास हो रहे थे, जो चिकित्सा के प्रयास हो रहे थे, उनको किस तरह से रिकॉग्नाइज किया जाए। तो इनके रिकॉग्निशन की व्यवस्था हमको 1949 में दिखाई देती है। और सबसे पहले जो प्रयास एक इंस्टीट्यूशनल वे में हुआ, इट वाज इन 1955 व्हेन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन इंडिजिनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन वाज एस्टेब्लिश्ड। दिस इंस्टीट्यूट paved the way for the development of Ayurveda and other medicine systems
existed in India. Then in 1956 the first post graduate training center of Ayurveda जो है स्थापित हुआ और इस सेंटर के बाद से आयुर्वेद तीव्र गति से आगे बढ़ने लगा। थोड़ा सा पीछे की बात करूं, जो मैं पहले के एक आध वीडियो में बात किया है कि आयुर्वेद की शुरुआत उत्तरी भारत में जो लीडिंग रोल है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का है। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने 1920 में आयुर्वेद के पाठ्यक्रम जो यूजी पीजी सभी स्तर के थे, शोध भी स्तर के भी थे, ये पाठ्यक्रम उन्होंने आरंभ किए और आज भी वह इंस्टीट्यूट फ्लोरिश कर रहा है। लेकिन जो एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट फॉर द सपोर्ट ऑफ आयुर्वेद केम इनटू बीइंग आफ्टर 1955 व्हेन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन वाज फाउंडेड and subsequently in 1956 the postgraduate training center of Ayurveda was also established in Delhi. Then in 1967 first Ayurveda University of India came into being and it was the Gujarat Ayurveda University Jamnagar. आज भी जो गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय जामनगर है वह लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ में है और ये पहला प्रयास इस दिशा में हुआ और ये बड़े अर्ली एफर्ट है क्योंकि अभी तक ये एक डेवलपिंग स्टेज पर चल रहा है। आयुर्वेद डेवलपिंग में नहीं कह रहे तो हज़ारों वर्ष पुरानी पद्धति है, किंतु इन दी मॉडर्न साइंस इन कंटेम्प्रेरी इंडिया इट वाज दी फॉर्मेटिव पीरियड फॉर आयुर्वेद। तो जो आयुर्वेद का ये निर्माण का जो समय चल रहा है उसी बीच में 1967 में इस यूनिवर्सिटी के खुल जाने से एक नया आयाम आयुर्वेद के विकास को मिला। और इसके बाद हम देखते हैं जो 1971 में सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन इंडियन मेडिसिन की स्थापना हुई इन 1971। तो इनिशियली इट वाज सिंगल काउंसिल फॉर रिसर्च इन इंडियन मेडिसिन सिस्टम। Subsequently, it was bifurcated into 3 councils, namely the Ayurveda, Unani and Homeopathy. And later on the Siddha, earlier it was clubbed with the Ayurveda. Then in 1978 a separate council for Siddha was also founded and its headquarters is in Chennai. And this yoga and naturopathy, it has also a separate council. So that way now we have 5 councils. So initially it was 1, it was bifurcated into 3 and 2 were added to it later on. और जो 1971 की बात हम कर रहे हैं तो 1971 में इस काउंसिल के बन जाने से ये काउंसिल एक ऐसी काउंसिल थी क्योंकि इसके पहले भी जो इंस्टीट्यूशंस बने थे उनको भी आयुर्वेद की शिक्षा और चिकित्सा दोनों की गुणवत्ता और गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सके, इसको लेकर के उसे बनाया गया था। लेकिन अभी भी ये अधूरापन था, किंतु जब 71 में ये सेंट्रल काउंसिल बनती है, ये यूजीसी के मार्फत बनती है, तो जो एजुकेशन है आयुर्वेद की, उस आयुर्वेद की एजुकेशन को ये रेगुलेट करती है और दिशा निर्देश देती है और जो शोध कार्य हैं उनको मदद करती है, शोध को प्रमोट करती है। तो इस काउंसिल के बनना ये एक मील का पत्थर हम कह सकते हैं। और सबसे जो नेक्स्ट डिपार्चर है वो है 1976 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जयपुर की स्थापना। तो जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद है जयपुर का, ये बहुत ही इसकी एक इंटरेस्टिंग कहानी है क्योंकि बेसिकली आयुर्वेद जो है महाराजा संस्कृत कॉलेज में एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता था, किंतु 1946 में ये आयुर्वेद कॉलेज की स्थापना होती है जयपुर में। और वो जो 1946 में कॉलेज स्थापित हुआ, वही कॉलेज 1970 में उस कॉलेज ने पीजी कोर्सेज के लिए अपने प्रयास शुरू कर दिए और 1970 में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जो कि सिलेक्टेड, मुश्किल से उस समय इंडिया में 5 या 6 इंस्टीट्यूट थे या पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन इन आयुर्वेदा वाज अवेलेबल। तो ये जो जयपुर में कॉलेज था, इस कॉलेज को ही 1976 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा बना दिया गया और आज इसे नवंबर 2020 में
इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी बना दिया गया है। तो एक बहुत बड़ा ये डेवलपमेंट की स्थिति है। इसी तरह से हम ये देखते हैं कि 1988 में 1988 में जो है भारत सरकार ने राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, जिसे नेशनल एकेडमी ऑफ आयुर्वेद के नाम से भी जाना जाता है या उसे हम कई बार आयुर्वेद का एम्स कहते हैं, तो 1988 में उसकी स्थापना एक बहुत बड़ी उपलब्धि आयुर्वेद के क्षेत्र में रही। मूल रूप से हेल्थ जो है केंद्र और राज्य का विषय होने के उपरांत भी मैंने जो इसमें ज़्यादातर इंक्लूड किया है वो केंद्र के प्रयासों को किया है, लेकिन राज्य स्तर पर भी जो लीडिंग डेवलपमेंट हुए हैं लाइक गुजरात यूनिवर्सिटी, तो इस तरह के लीडिंग जो हैं इंस्टीट्यूशंस वो मैंने लिए हैं। और राजस्थान, जहाँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद ने अपनी बुलंदियों की ऊंचाइयाँ छुई हैं, वहीं राजस्थान गुजरात के बाद दूसरा राज्य है जिसने 2003 में इन द बिगिनिंग ऑफ दिस 21st century the Ayurveda University has been founded at Jodhpur. Initially its name was Rajasthan Ayurveda University. Now it has been renamed as Dr. Sarvapalli Radhakrishnan University of Ayurveda. ये एक और डेवलपमेंट हम राजस्थान की उस दृष्टि से देखते हैं। और 2006-07 के आसपास जो सर्वे हुआ, उस सर्वे में ये पाया गया कि ऑल इंडिया में, क्योंकि ये तो विश्वविद्यालय तो ये 2 ही हैं, किंतु अनेक विश्वविद्यालय हैं जिनमें आयुर्वेद फैकल्टी है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी आयुर्वेद फैकल्टी काफ़ी फ्लोरिश कर रही है, क्योंकि एक प्रोफेशनल कोर्स होने के कारण जिन बच्चों को अवसर नहीं मिल पाता है, फर्स्ट प्रेफरेंस तो अलग होती है, तो वे लोग जो है आयुर्वेद को एक ऑप्शन के रूप में लेते हैं। और आप उसकी लोकप्रियता के 2 कारण हैं। एक तो वो चिकित्सा पद्धति ये लोकप्रिय हो रही है, दूसरा क्या है कि रोज़गार के अगर इसमें सरकारी अवसर नहीं तो अपने निजी उपक्रम इसमें किया जा सकता है और इसकी लोकप्रियता वर्ल्ड वाइड बढ़ रही है। तो जो 2006-07 की इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंगली हिंदुस्तान में 200 भारत में 200 आयुर्वेदिक कॉलेज अस्तित्व में हैं। और जो दूसरी पद्धतियां हैं उसकी मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन उसमें भी दूसरे नंबर पर होम्योपैथी आता है जिसके 130 कॉलेज हैं और 2 कॉलेज सिद्धा के हैं। और इसमें जो हैं 30 कॉलेज ऐसे हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन इन आयुर्वेद एंड अदर ब्रांचेज में देते हैं। तो इस तरह से ये 2006-07 तक एक स्थिति बनती है। और इसका जो एनुअल टर्नओवर है, मतलब प्रतिवर्ष जो ग्रेजुएट्स ये पैदा करते हैं उनकी वो लगभग 9000 है। तो इस तरह से ये आयुर्वेद भारत में अब एक हास्य की चिकित्सा पद्धति नहीं, अब एक मार्जिनलाइज्ड मेडिसिन सिस्टम नहीं, बल्कि ये मुख्य धारा का मेन स्ट्रीम का बनता जा रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रश्न अवश्य उत्पन्न होते हैं। तो थोड़ी सी और इसी इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट की बात करता हूँ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जयपुर महत्वपूर्ण है, लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण एक इंस्टीट्यूट और है जो हिंदुस्तान की दृष्टि से, पूरे देश की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, जिसकी बात मैंने पहले भी की थी। हकीम अजमल खान ने आयुर्वेद और यूनानी दोनों पद्धतियों के लिए तिब्बिया कॉलेज की स्थापना की थी, जिसका उद्घाटन महात्मा गांधी ने 1921 में किया। तो ये जो आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बिया कॉलेज है ये अपने आप में यूनिक है, जहाँ आज भी आयुर्वेद और यूनानी दोनों ही पद्धतियाँ पढ़ाई जाती हैं। अब इसका हिस्ट्री, एक इंस्टीट्यूशन का इतना लंबा हिस्ट्री है और एक बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, तो वो हम कभी दूसरे वीडियो में उसमें हम बात करेंगे। इसके बाद जामिया हमदर्द, ये भी एक महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन है। तो जामिया हमदर्द जो है ये भी यूनानी में, तो जो हमारे यहाँ की ट्रेडिशनल पद्धति जिसकी ज़्यादा जो लोगों से जुड़ी हुई है वो पहले नंबर पे आयुर्वेद है और दूसरे पे यूनानी है। जैसा यूनानी का अपना कल्चरल और रिलीजियस बैकग्राउंड भी रहा है, तो उस बैकग्राउंड की दृष्टि से ये काफ़ी लोकप्रिय है। और होम्योपैथी एक तरीके से ये तो जर्मन पद्धति है, 1810 में इसे रिकॉग्निशन मिला
और ये जो डॉक्टर हनीमैन है, हनीमैन जो हैं बेसिकली होम्योपैथ्स आर नॉट डॉक्टर्स, दे आर होम्योपैथ्स। अब ये जो डॉक्टर है इसका भी एक बड़ा रोचक इतिहास है, क्योंकि डॉक्टर ये 11वीं सदी में यूरोप में अस्तित्व में आ जाता है नाम, लेकिन डॉक्टर का मतलब पढ़ाने वाला व्यक्ति को कहा जाता था। ए पर्सन हु एजुकेट्स इज डॉक्टर। डॉक्टर चिकित्सक नहीं होता था। फिर आप आगे जो डेवलपमेंट हुआ तो जो है वकील को भी डॉक्टर कहा जाता था। एक समय अमेरिका में तो 1960 के बाद तक वकील को जो है डॉक्टर कहते थे, डॉक्टर ऑफ लॉ जो है मतलब वो कानून का डॉक्टर है। तो इस तरह से क्या है कि डॉक्टर शब्द भी हनीमैन या दूसरे जो थे होम्योपैथ, इन्होंने डेरोगेटरी रूप में एलोपैथी के लिए रखा था। अब एक बार अपमानजनक शब्द था ये, लेकिन किंतु एलोपैथी ने उसी नाम को अपनी ताकत बना करके, और ये जो डॉक्टर है ये एलोपैथी का ही इस पर अधिकार हो गया। और वैसे लंबे समय तक एलोपैथी में भी डॉक्टर्स केवल जो मेडिसिन्स के लोग होते थे वही लगा सकते थे, सर्जन नहीं लगाते थे। सर्जन के पास कभी डॉक्टर को डिग्री भी नहीं होती थी। MS होता था, मास्टर ऑफ सर्जरी, और MD जो है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, वो डॉक्टर लगाते थे। बहुत समय तक सर्जन्स ने नहीं लगाया। बाद में गायनोकोलॉजिस्ट, उसके बाद जो दूसरे और भी हैं पैरामेडिकल कोर्सेज़ के, वो तमाम लोग डॉक्टर लगाने लगे। अब मैं उसमें ज़्यादा आगे नहीं जाऊंगा। जो प्रमुख सवाल हैं, जो सवाल हमेशा उठते रहे, क्योंकि निश्चित तौर पर आयुर्वेद हमारी देशज पद्धति है, हमारे देश में पैदा हुई, हमारे मिट्टी से पैदा हुई और हमारे तन मन में रची हुई है। चाहे हम सीधे तौर पर पूरी तरह डिपेंड ना करते हों आयुर्वेद पर, चाहे हम एलोपैथी भी लेते हैं, दूसरी मेडिसिन भी लेते हैं, लेकिन फिर भी 80% लोग किसी न किसी रूप में आयुर्वेद का उपयोग करते हैं। और वो आयुर्वेद केवल ये स्टैंडर्डाइज्ड जो आयुर्वेद है वही नहीं, बल्कि जिसमें फोक मेडिसिन्स भी हैं, उसमें जो है दादी नानी के चूरन चटनी के नुस्खे हैं वो भी हैं। दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ आयुर्वेद। तो यूँ करके आयुर्वेद तो हमारे रग रग में बसा है, किंतु इसको वैज्ञानिक बनाने में निश्चित तौर पर हम पीछे रहे हैं। और इस पीछे रहने के कारण क्या हो सकते हैं मुझे समझ में नहीं आता। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि जैसे अभी आयुर्वेद वाले लोग एलोपैथी को क्यों अपना रहे हैं। शुद्ध आयुर्वेद की बात करनी चाहिए और शुद्ध आयुर्वेद को आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे पहले मैं जैसे राजस्थान की बात करूं तो जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद है, जब ये आयुर्वेद कॉलेज था जयपुर का, तो ये 3 डिग्री देते थे। एक डिग्री थी आयुर्वेदाचार्य जो ग्रेजुएशन माना जाता था, दूसरी थी वाचस्पति, आयुर्वेद वाचस्पति, वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री थी, और एक थी आयुर्वेद बृहस्पति, वो PhD डिग्री के इक्विवेलेंट थी। लेकिन जो लोग इसमें काम कर रहे थे उन लोगों की ये डिमांड थी कि उनको उनके जो डिग्री हैं उनको एलोपैथी के समकक्ष दर्जा दिया जाए। तो इसका मतलब है आप अपने आप को 2M दर्जे का चिकित्सा पद्धति पहले से ही मांगते हो, क्योंकि आप एक की नकल कर रहे हो। किस लिए नकल कर रहे हो कि उन MD और MBBS और उनकी PhD को जो रिकॉग्निशन सोसाइटी में है वो आपके नहीं है। आप काम करिए, आप उत्थान करिए इस पद्धति का, जन जन तक पहुंचाइए कि उन्हीं आयुर्वेदाचार्य और आयुर्वेद जो है वाचस्पति और आयुर्वेद बृहस्पति, ये डिग्रियाँ लोकप्रिय होंगी। डिग्रियों का सवाल नहीं। फिर उन्होंने कहा कि पैरिटी विद एलोपैथिक डॉक्टर्स, बहुत अच्छी डिमांड थी उनकी कि वह जो पे और सैलरी है, प्रमोशन है, वो उनके इक्विवेलेंट होना चाहिए। किंतु उनका डेजिग्नेशन वही होना चाहिए, उनको डॉक्टर कहें, ये बहुत ही मतलब अपमानजनक स्थिति है। क्यों डॉक्टर कहेंगे भाई हम वैद्य हैं। वैद्य हमारा एक पुराना नाम है। भेषज का कार्य करने वाले हैं हम लोग, शल्य और भेषज दोनों में हम काम करते हैं, तो वैद्य हम लोग हैं। तो वैद्य कोई अपमानजनक शब्द नहीं था। वैद्य जैसे पंडित कहते हैं किसी को, हम ज्ञानी कहते हैं, विद्वान कहते हैं, ये कोई अपमानजनक नहीं है। किंतु हमारी जो दोहरी स्थिति है हिंदुस्तान के लोगों की, एक तरफ हम अंग्रेजीकरण के भी हिमायती हैं और दूसरी तरफ हम स्वदेशी भी चाहते हैं, आत्मनिर्भरता भी चाहते हैं। तो स्वदेशी आत्मनिर्भर के लिए निश्चित रूप से आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी ये बहुत अच्छी पद्धति हो सकती हैं, सिद्धा, यूनानी। तो इनको विकसित किया जाए और इनको विकसित करके इनका साइंटिफिक डाटा ये लोग जनरेट करें और साइंटिफिक डाटा के बेसिस पर ये अपनी उपयोगिता और अपना महत्व बताएं। क्योंकि एक समय अमेरिका में
एक हरिदास नाम के स्वामी हरिदास का नाम आता है, जो आयुर्वेद को लेके गए। अमेरिका में बहुत लोकप्रिय हुआ, लेकिन अमेरिका यूरोप ने जितने भी ये स्वर्ण भस्म और ये रजत भस्म वगैरह जो होते थे, तो उनमें उन्होंने हैवी मेटल्स का पाया जाना बताया। और जो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हैं उनमें हैवी मेटल्स और पॉइजनस सब्सटेंस की बात की गई। उस सब्सटेंस को ख़त्म किया जाए, तो शोधन करें उस पर और पुनर्विचार करें उस पर। यदि कोई साइंटिफिक रिसर्च से ये सिद्ध करता है कि भाई दीज आर द डिफेक्ट्स ऑफ योर मेडिसिन सिस्टम, तो हमें उसे रिफॉर्म करना चाहिए। अगर सच है तो एक्सेप्ट करना चाहिए, और अगर दोषारोपण होता है तो उसका वैज्ञानिक तरीके से खंडन करना चाहिए, बजाय इसके ह्यू एंड क्राई, हल्ला गुल्ला मचाओ, प्रदर्शन करो। तो ये कोई रास्ता नहीं है एक चिकित्सा पद्धति को स्थापित करने का। जो चिकित्सा पद्धति जिसका मानवीय चेहरा है और मानव के लिए उसकी उपयोगिता सदियों से रही है और सदियों तक रहेगी। जब तक ये सृष्टि पर मानव सभ्यता है, तो मानव सभ्यता के लिए जो भी वैद्य, हकीम, डॉक्टर, ये जो लोग हैं क्वालिफाइड और जिनके पास एक पूरी समझ है, कंप्लीट समझ, कि वो कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे। तो आयुर्वेद के लोगों को कोई नीम हकीम नहीं कह सकता यदि उन्होंने आयुर्वेद की प्रॉपर एजुकेशन ली है तो। लेकिन जो नीम हकीम के नाम पर आजकल जो चलते हैं वो झोला छाप डॉक्टर चलते हैं, और झोला छाप डॉक्टर आयुर्वेद की प्रैक्टिस लगभग नहीं करते हैं। मेजॉरिटी उनमें से जो है वो एलोपैथी की ही करती है, या कुछ ऐसे संस्थान जो कहीं कहते हैं ये बंगाली डॉक्टर हैं, ये बवासीर का इलाज करेंगे, ये फिस्टूला का, भगंदर का इलाज करेंगे, ऐसे कुछ लोग हैं। तो वो जो है उनके ऊपर जो इलीगली जो रन करते हैं इसको, उसके ऊपर रोक लगाई जाए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आज की इस गला काट प्रतियोगिता में आयुर्वेद के जो मेडिसिन के निर्माता हैं उनके बीच में भी एक अच्छी स्वस्थ प्रतियोगिता नज़र नहीं आती है। और कई बार, क्योंकि आप अगर बड़े बनना चाहते हैं तो आप अपनी रेखा को लंबी कीजिए, दूसरी की रेखा को छोटी करके आप बड़े मत बनिए। अगर आपने दूसरे की रेखा को छोटा करके बड़ा बनने का प्रयास किया तो वो हमें कहीं नहीं ले जाएगा। हम चाहते हैं एक अच्छे मुकाम पर पहुँचें और एक जो है होमोजेनिटी रहे, कहीं तरह की हेट्रोजेनिटी इन द फील्ड ऑफ दिस मेडिसिन सिस्टम शुड नॉट एग्जिस्ट। तो ऐसी स्थिति में हम इसके लिए प्रयास करें, और आयुर्वेद का भविष्य निश्चित रूप से उज्ज्वल है। इसमें जो जिस तेज़ी के साथ ये आगे बढ़ रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा जो डिपार्चर जो मैं इसमें मानता हूँ वो 2014 में हुआ, जब अलग से आयुष मंत्रालय, आयुष डिपार्टमेंट सब कुछ अलग हो गया। तो अब जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है या एलोपैथी है, उनसे आयुर्वेद को अब प्रतियोगिता करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने फंड्स बढ़वाएं, अपनी काउंसिल को मजबूत बनाएं, अपने लेबोरेटरीज और अपने जो रिसर्च सेंटर्स हैं उनका विस्तार करें, और उसको ये सोच करके कि हम हैं, हमें दूसरे को कॉपी नहीं करना है। अब जैसे पैथोलॉजी है, अब एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में पैथोलॉजी की लैब है। पैथोलॉजी की लैब भी वही लैब है जो एलोपैथी की लैब है। ये कैसे हो सकता है? तो आप कई बार मिक्सोपैथी के नाम पर जब हम अब इसको डाइल्यूट करने की कोशिश करते हैं, तो अगर हम फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आयुर्वेद ने तो फिर भी अंग्रेजी की दवाइयाँ वो अपना लेते हैं। वो जब कोई शल्य क्रिया करते हैं उसमें शून्य करने के लिए कई बार इंजेक्शन, गोलियां, कैप्सूल भी अंग्रेजी वो रिकमेंड कर देते हैं। लेकिन एलोपैथी वाला कभी आयुर्वेद की कोई दवाई रिकमेंड नहीं करता है। वही कहते हैं भाई इन माई व्यू इट इज़ अनसाइंटिफिक एंड इट इज़ नॉट साइंटिफिकली प्रूव्ड, सो आई कैन नॉट टेक रिस्क टू रिकमेंड एनी मेडिसिन्स। और मैं इसमें सीखना भी नहीं चाहता, क्योंकि मेरी जो अपनी विद्या है, अपनी साइंस है, वो अपने आप में कंप्लीट है। तो इस तरह से जो स्थितियां हैं, क्योंकि मैं अभी अगले वीडियोस में अभी दूसरे कुछ हेल्थ इश्यूज़ पर बात करूंगा जो आफ्टर इंडिपेंडेंस इमर्ज हुए हैं, और जो अच्छी बातें भी हैं और कुछ खराब भी हैं। उन सब पे हम बात अगले में करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।